नमस्कार। आज हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, हमारे बॉडी में ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं। यदि ये फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म ना करें तो क्या परेशानी होगी, या ये हाइपर एक्टिव हो जाए तो उस कंडीशन में हमारे बॉडी में क्या चेंजेस आएंगी, उनका डिटेल जानेंगे। आज का जो क्लास है, इस क्लास में लोग सिर्फ ये जानेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, और बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। उनमें से एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आज हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। मतलब क्या हुआ कि आज की क्लास में हम लोग दो चीज़ें जानेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है। सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जब हम इस वर्ड को देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो यहाँ एक वर्ड आ रहा है, वो वर्ड हमारा है ग्लैंड। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ग्लैंड वर्ड है, इस ग्लैंड का मतलब क्या है। देखिए, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, और उन ऑर्गन्स में, या हम ये कह सकते हैं कि जो ग्लैंड्स हैं हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है, या ऑर्गन का एक पार्ट है, जिसका मेन फंक्शन क्या है कि वो एक लिक्विड केमिकल्स को सिंथेसाइज करेगा, उसे स्टोर करेगा और उसे रिलीज करेगा। कुछ ग्लैंड्स ऐसे भी होंगे जो सिर्फ लिक्विड केमिकल्स को स्टोर करेंगे और उसको रिलीज करेंगे। मीन्स कि हमारे बॉडी का वो पार्ट, वो ऑर्गन या ऑर्गन का वो पार्ट जहाँ पे केमिकल्स से सिंथेसाइज हो रही हैं, लिक्विड केमिकल्स सिंथेसाइज हो रही हैं, स्टोर हो रही हैं और वहाँ से रिलीज हो रही हैं, या जहाँ पे लिक्विड केमिकल्स स्टोर हो रही हैं और वहाँ से रिलीज हो रही हैं, तब हम उस ऑर्गन या उस पार्ट को नाम देते हैं कि दिस इज़ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ग्लैंड्स लोकेटेड होते हैं, और यदि हम इन ग्लैंड्स को स्टडी करें तो हम जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड्स हैं, उन सभी ग्लैंड्स को हम लोग 4 ग्रुप में या 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो हमारा है, दैट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स एंड होलोक्राइन ग्लैंड्स। देखिए नाम लिखा हुआ है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, हेटेरोक्राइन एंड होलोक्राइन। जब हम इस वर्ड को पढ़ रहे हैं, 4 ग्लैंड्स हैं और 4 ग्लैंड का नाम है एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, हेटेरोक्राइन एंड होलोक्राइन। तो इनमें क्या हम देख रहे हैं कि एक वर्ड है क्राइन। जो क्राइन वर्ड है, ये वर्ड कॉमन है, जो सभी के साथ अटैच है। ग्लैंड्स भी अटैच है सभी के साथ, लेकिन ग्लैंड्स के बारे में हम लोग जान गए कि ग्लैंड्स क्या होता है। लेकिन दूसरा वर्ड यहाँ पे है, दैट इज द क्राइन। इस क्राइन का क्या मतलब है कि ऐसा क्या है, यदि वो सभी ग्लैंड के साथ ये क्राइन वर्ड अटैच किया गया है, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस जरूर है। इसीलिए हर एक ग्लैंड के पहले एक वर्ड सफिक्स दिया गया, दैट इज द क्राइन। जस्ट इमेजिन करें कि हम कह रहे हैं क्राइन। जब हम क्राइन वर्ड का यूज़ करते हैं, हमारे जहन में एक बात आती है कि क्राइन वर्ड का मतलब क्या है, क्राइंग। क्राइंग मतलब क्या है, रोना। रोना मतलब क्या है, वीपिंग। वीपिंग मतलब क्या हुआ, हमारे आँखों से आंसू का निकलना। और हमारे आँखों से आंसू कब निकलती हैं, जब हमारे आँखों के अंदर जो टीयर्स ग्लैंड है, जहाँ पे टीयर स्टोर होती हैं, उसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होगी। जब कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो वो टीयर्स वहाँ से आंखों से बाहर निकलेंगी। मतलब क्या हुआ कि क्राइन क्या हुआ, क्राइन जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या हुआ, हम लोग हर डे टू डे के भाषा में बात करें तो हम कहेंगे कि क्राइन का मतलब है क्राइम, क्राइम का मतलब है रोना, रोना का मतलब क्या हुआ, टीयर्स का बॉडी से बाहर का निकलना। अब यहाँ पे वर्ड है क्राइन, और ये क्राइन सभी ग्लैंड के साथ अटैच्ड है। एक्चुअली में जब हम क्राइन वर्ड का लिटरल मीनिंग देखते हैं तो इस क्राइन मीनिंग का होता है श्रिंकेज। श्रिंकेज मतलब श्रिंक करना, श्रिंक करना मतलब सिकुड़ना। यदि किसी ग्लैंड के अंदर कुछ लिक्विड रखा हुआ है और उस लिक्विड के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, श्रिंकेज होगी, तो नतीजा क्या होगा कि उसका जो लिक्विड होगा वो लिक्विड बाहर आ जाएगा। इसीलिए हर एक ग्लैंड के साथ एक पहला वर्ड अटैच किया गया, दैट इज द क्राइन। और हम 4 तरह के ग्लैंड को डिवाइड किया गया, उसका नाम दिया गया एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड एंड होलोक्राइन ग्लैंड। हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में सबसे लास्ट में जानेंगे। पहले ये जानेंगे कि हम किस ग्लैंड को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे
किस ग्लैंड को हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहेंगे और किस ग्लैंड को हम लोग होलोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि हम वर्ड यूज कर रहे हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो इस एक्सोक्राइन ग्लैंड का क्या मतलब है। देखिए, कोई भी ग्लैंड, बॉडी के अंदर कोई भी ग्लैंड है और वो ग्लैंड अपने लिक्विड को, अपने सिक्रीशंस को जो रिलीज करती हैं वो रिलीज करें जब बॉडी के एपिथेलियल सरफेस है, मींस जो सेल्स हैं, सेल्स का जो एपिथेलियल सरफेस है या ऑर्गन का जो एपिथेलियल पार्ट है, जब वहाँ पर कोई ग्लैंड अपने इस लिक्विड को सिक्रीट करता है तब हम उस ग्लैंड का नाम देते हैं इट इज़ द एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे फॉर एग्जांपल ले लें कि स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड में क्या है कि स्वेट है, पसीना है, और जब स्वेट ग्लैंड स्वेट को सिक्रीट करती हैं तो वो हमारे स्किन के ऊपर आती हैं। जैसे दूसरा वर्ड है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब क्या हुआ कि हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस बनती हैं, वो गैस्ट्रिक जूसेस गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर होती हैं, और जब वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से वो जूस बाहर निकलेंगी तो कहाँ एंटर करेंगी, तो इनसाइड द स्टमक, या आप कह सकते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड का मतलब क्या हुआ कि वैसा ग्लैंड जो इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर है और इंटेस्टाइनल जूस को स्टोर किए हुए हैं, और जब उसके हमारे बॉडी को उसकी आवश्यकता है तो उस ग्लैंड को सिक्रीट करके वो इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज कर रही हैं। मीन्स कि वैसा ग्लैंड, जो ग्लैंड अपने सिक्रीशन को एपिथेलियल सरफेस के ऊपर सिक्रीट करेगा, तब हम उसे कहेंगे इट इज़ द एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एग्जाम्पल हो गया हमारे पास स्वेट ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है लीवर। लीवर मतलब क्या होगा, जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर के अंदर भी बाइल पाई जाती हैं, तो वो भी एक तरह का ग्लैंड हो गया और वो बाइल जूस को सिक्रीट कर रहा है। तो ये हम लोग आज जान गए कि व्हाट इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब हम लोग दूसरा वर्ड यूज करते हैं दैट इज द हेटेरोक्राइन ग्लैंड। होलोक्राइन ग्लैंड भी लिखा हुआ है, लेकिन पहले हम लोग ये जानेंगे कि हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। जब हम वर्ड हेटेरोक्राइन ग्लैंड के बारे में करते हैं, मीन्स कि वैसा ऑर्गन या वैसा ग्लैंड जो ग्लैंड दोनों तरह से काम कर रहा हो, कि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम कर रहा हो और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम कर रहा हो, तब हम उसे कहते हैं इट इज द हेटेरोक्राइन ग्लैंड। अभी हम लोगों ने ये नहीं जाना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, लेकिन हम ये जान चुके हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है। लेकिन यदि कोई ऐसा ग्लैंड है जो ग्लैंड दोनों तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और हेटेरोक्राइन ग्लैंड का भी एंडोक्राइन ग्लैंड का भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तब हम उस ग्लैंड का नाम देते हैं इट इज द हेटेरोक्राइन ग्लैंड। फॉर एग्जाम्पल टेस्टिस, ओवरीज एंड पैंक्रियाज। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि पैंक्रियाज के बारे में। पैंक्रियाज के से इंसुलिन सिक्रीट होता है, और जो इंसुलिन है, जब पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट कर रहा होता है तो हम कहेंगे इट इज़ द एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन जब यही पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट कर रहा होता है, तब हम इसे कहते हैं इट इज़ द एक्सोक्राइन ग्लैंड। मीन्स कि पैंक्रियाज तो एक ग्लैंड है, लेकिन इसके अंदर दोनों तरह का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड का भी और एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी, तब हम इसे नाम देते हैं इट इज द हेटेरोक्राइन ग्लैंड। अब हम लोग तीसरा आ गया दैट इज द होलोक्राइन ग्लैंड। कि होलोक्राइन ग्लैंड हम किसे कहेंगे। अब देखिए, होलोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या हो गया कि वैसा ग्लैंड जिस ग्लैंड का जो सिक्रीशन जब बाहर आएंगे तो उसके साथ साथ कुछ उसके अंदर डेड सेल्स भी मौजूद रहेंगे। जैसे सपोज करें कि वहाँ सिक्रीशन से स्टोर हो रही हैं और उस सिक्रीशन के अंदर एक ऐसी कैपेसिटी है कि वो सेल को डैमेज कर रहा है, सेल को डेड कर रहा है, और जब वो सिक्रीशन सेल ग्लैंड से बाहर को निकल रही हैं तो वो डैमेज सेल्स को भी वहाँ से लेकर बाहर निकल रही हैं, तब हम उस ग्लैंड का नाम देते हैं इट इज द होलोक्राइन ग्लैंड। और इस ग्लैंड, जो होलोक्राइन ग्लैंड की जो सिक्रीशंस होंगी वो कब बाहर निकलेंगी, तो जब वहाँ का जो सेल्स होगा, सेल्स का डैमेज होगा, तो उस डैमेज होने के बाद वहाँ से उस बाहर निकलती हैं। और इसका एग्जाम्पल है सीवेशियस ग्लैंड। अब जो ये सीवेशियस ग्लैंड है जिसके द्वारा सीबम प्रोड्यूस की जाती हैं, और हम सभी को मालूम है कि हमारे जो स्किन के अंदर जो मॉइस्चर होता है स्वेट से तो होता ही है, साथ साथ ये सीवेशियस ग्लैंड के सीबम के द्वारा वो प्रोड्यूस होता है, जिससे कि हमारे स्किन को वो मॉइस्ट रखता है। तो ये हो गया हमारा होलोक्राइन ग्लैंड। तो अभी तक हम लोग 3 जान चुके हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, होलोक्राइन ग्लैंड क्या है और हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्या है। अब हम लोग अपना मेन टॉपिक पे आते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है और हम किसे कहेंगे कि ये दिस इज द एंडोक्राइन ग्लैंड।
अब जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, जब इसको डिफाइन करना होगा तो इसमें हम कहेंगे कि वैसा ग्लैंड जिसकी सिक्रीशंस डायरेक्ट ब्लड के अंदर एंटर करती हैं, तब हम उस ग्लैंड का नाम देते हैं इट इज़ द एंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखिए डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या कहा जा रहा है कि वैसा ग्लैंड है जिसके द्वारा जो केमिकल सिक्रीट हो रही हैं वो केमिकल सीधा ब्लड के अंदर एंटर कर रही हैं, और तब हम उसका नाम दे रहे हैं इट इज़ द एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन जब सिक्रीशंस किसी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होकर एपिथेलियल टिश्यू के या सरफेस के ऊपर आएंगी, तब उसे हम नाम देंगे इट इज़ द एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग समझ में आ रहा होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंस है। आज का जो टॉपिक हमारा है दैट इज़ द एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हम लोग इसी एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में सिचुएशन होते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये लोकेटेड होते हैं, और हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड इंडिपेंडेंटली अपना अपना जॉब, अपना अपना फंक्शंस परफॉर्म करता है, फिर भी ये एंडोक्राइन ग्लैंड एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। अब जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो केमिकल सिक्रीट कर रही होती हैं और वो केमिकल हमारे ब्लड के अंदर एंटर कर रही होती हैं, तब हम उस केमिकल का नाम देते हैं इट इज़ द हार्मोन। मीन्स कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो केमिकल सिक्रीट होता है वो केमिकल हमारा हार्मोन है। और हार्मोन क्या है? तो हार्मोन एक स्मॉल अमाउंट में हमारे बॉडी के द्वारा सिक्रीट होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है, बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करता है। अब जो ये हार्मोन है, ये हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल जानेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा भी जान लेते हैं कि जो हार्मोन है, ये हार्मोन हमारी बॉडी में बहुत माइन्यूट अमाउंट में हार्मोन को सिक्रीट करती हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट करती हैं, और इसका मेन फंक्शन क्या है कि इट मेंटेन द होम्योस्टैसिस। मीन्स हर एक हार्मोन का अलग अलग फंक्शन है, लेकिन सभी हार्मोन का जो फंक्शन जो हम कंबाइन करेंगे तो इसका मेन पर्पस यही होता है कि हमारे बॉडी के अंदर ये होम्योस्टैसिस को मेंटेन रखे। अब प्रश्न यहाँ पे आ गया कि जब हम वर्ड यूज करते हैं होम्योस्टैसिस, तो ये होम्योस्टैसिस का मतलब क्या है? होम्योस्टैसिस मतलब होता है कि सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन मीन्स कि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म फिक्स होता है कि यदि एक बॉडी का कोई एक ऑर्गन प्रॉपर काम नहीं कर रहा हो तो वो हमारी बॉडी का दूसरा ऑर्गन उसको कंट्रोल करता है, और इसको लोग कहते हैं इट इज़ द होम्योस्टैसिस। जैसे सपोज करें कि किसी कारण से हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो उसी टाइम में हमें पसीने आएगा, स्वेट्स आएंगे, और वे स्वेट्स हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा और हमारा टेम्परेचर क्या होगा, फिर से नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो ये जो और यदि ये हो रही हैं विदाउट यूजिंग एनी मेडिसिन, तब हम इस कंडीशन को कहते हैं होम्योस्टैसिस। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, सपोज करें कि हमें किसी भी बात से अचानक बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई, हमारे दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई, हार्ट बीट बहुत बढ़ गया, रेट ऑफ जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, लेकिन हम थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि वो रेट ऑफ हार्ट नॉर्मल हो गए। तो हमारी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म है, जो मैकेनिज्म हमारे बॉडी के हर एक फंक्शंस को नॉर्मल स्टेज में मेंटेन रखता है, और इस नॉर्मल स्टेज में मेंटेन रखने में जो केमिकल यूज होता है उस केमिकल को कहते हैं उस केमिकल को कहते हैं हार्मोन्स, और ये जो मैकेनिज्म है इस मैकेनिज्म को कहते हैं होम्योस्टैसिस। मतलब क्या हुआ कि होम्योस्टैसिस क्या है कि एक सेल्फ रेगुलेशन है टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी, कि बॉडी के अंदर जो स्टेबिलिटी है उस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो मैकेनिज्म होगा उस मैकेनिज्म को लोग कहते हैं इट इज़ द होम्योस्टैसिस। और ये होम्योस्टैसिस किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो बाय द हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स कहाँ सिक्रीट होता है? तो फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब जो एंडोक्राइन, हम लोग क्या स्टडी किया कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और यदि हम इन सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक साथ एक नाम देना चाहें तो हम कह सकते हैं इट इज़ द एंडोक्राइन सिस्टम। मीन्स हमारे जो चैप्टर का नाम है दैट इज़ द एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, और हर एक हार्मोन अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन हम जब सभी को कंबाइन एक नाम देना चाहें तो हम नाम दे सकते हैं इट इज़ द हार्मोनल सिस्टम। तो हम लोगों ने ये जान लिया अब कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है और हार्मोनल सिस्टम क्या है।
अब हमारे बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन करना है, और वो किसके द्वारा मेंटेन होता है? तो हार्मोन्स के द्वारा मेंटेन होता है। और वो हार्मोन्स कहाँ से आती हैं? तो एंडोक्राइन सिस्टम से आती हैं। इसका मतलब क्या है कि सपोज करें कि हमारे हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो हमारी जो ब्रेन होगी वो ब्रेन एक मैसेज भेजेगी ब्रेन हार्ट को कि हार्ट बीट को कंट्रोल रखें, हार्ट बीट को रेगुलेट रखें और उसके नॉर्मल कंडीशन में रखें। मतलब क्या हुआ कि ये हार्ट और ब्रेन ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जो समझने की कोशिश कर रहे हैं वो किसके द्वारा की जा रही है? तो दैट इज द हार्मोन की जो हार्मोन है वो हार्मोन हमारे ब्रेन से निकल रहा है और हार्ट तक जा रहा है और हार्ट को कंट्रोल कर रहा है। जैसे सपोज करें कि हमारे बॉडी किडनी के अंदर यूरिन बनता है। अब यूरिन का फॉर्मेशन कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा। तो यदि वो किडनी कभी अपना फंक्शन ज़्यादा कर रहा है और कभी अपना फंक्शन कम कर रहा है, तो जो आपस में, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो सभी ऑर्गन्स एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। और वो जो बात करते हैं वो किसके द्वारा कर रहे होते हैं? तो बाय द हार्मोन्स के द्वारा, बाय द हार्मोनल सिस्टम्स। मीन जो हार्मोन्स हैं ये हार्मोन्स हमारे बॉडी के एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से को टॉक करने में, बात करने में हेल्प करता है, एक दूसरे को कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। अब हम लोग आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, दैट इज द एंडोक्राइन सिस्टम। कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स पाई जाती हैं और वो जो ग्लैंड जो बहुत अलग अलग एरिया में लोकेटेड होते हैं और उसे हम लोग कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब जैसे सपोज करें कि ब्रेन के अंदर दो ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड अवेलेबल हैं, दैट इज द पीनियल ग्लैंड एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी तरह से हम नीचे आएंगे तो थायराइड ग्लैंड है, थाइमस है, पैंक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड है, मेल के अंदर टेस्टिस हैं, फीमेल में ओवरी हैं। मतलब इस तरह से बॉडी के अंदर बहुत सारे करीब करीब 8 ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो हमारे बॉडी के अंदर अपने अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हम लोगों ने ये जान लिया कि हार्मोन्स क्या होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, हमारे बॉडी में कितने तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, उसका हम लोग एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम लोग को मालूम हो गया। अब हम लोग जो स्टडी करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, अब देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड का एक और नाम है दैट इज द हाइपोफाइसिस, और इसी तरह लिखा हुआ है लाइंग अंडर। अब हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है? तो हमारे ब्रेन में, हमारे CNS में पाया जाता है। इतना तो हमें मालूम हो गया कि पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन कहाँ है, तो इनसाइड द CNS से। अब ये जो CNS के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक्चुअल में CNS के अंदर जो सबसे जो लोएस्ट पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस है। और उस हाइपोथैलेमस के नीचे एक ग्लैंड पाई जाती है, एक स्मॉल ग्लैंड पाई जाती है, पी शेप, मटर के शेप के ग्लैंड पाई जाती हैं और उसे हम लोग कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, दीज आर द पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये ग्लैंड कहाँ है? तो जस्ट CNS मतलब ब्रेन के नीचे है। और जो इसका जो ऊपर का पोर्शन है, जस्ट जो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर वाला पोर्शन है, उस पोर्शन को हम लोग कहते हैं इट इज़ द हाइपोथैलेमस। मीन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे ब्रेन के बेस में और थैलेमस के ठीक नीचे पाया जाता है। तो हम लोगों ने ये जान लिया कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है और पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम क्यों दिखा गया, क्योंकि ये पी शेप्ड की होती हैं, मटर के शेप की होती हैं और इसे इसका नाम दे दिया गया, इट इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसी पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है दैट इज़ द हाइपोफाइसिस। अब यहाँ वर्ड हम यूज कर रहे हैं हाइपोफाइसिस। अब हमने ये हाइपोफाइसिस वर्ड क्यों दिया गया? अब देखिए, अब इस वर्ड को थोड़ा सा हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक वर्ड हमारा हाइपो है और दूसरा वर्ड हमारा फाइसिस है। फाइसिस का मतलब होता है नेचर और हाइपो का मतलब होता है अंडर। मीन्स कि वैसा ग्लैंड जिसका नेचर है किसी के नीचे रहना, तो उस ग्लैंड को हम नाम देते हैं हाइपोफाइसिस। और यदि हम एक कंबाइंड वर्ड यूज करें हाइपोफाइसिस, तो इस हाइपोफाइसिस का जो लिटरल मीनिंग होता है, जो इंग्लिश मीनिंग है, उसका मतलब होता है लाइंग अंडर। मीन्स जो
पिट्यूटरी ग्लैंड माने ग्लैंड है जो कि हाइपोथैलेमस के नीचे पाया जाता है और इसलिए इसका नाम दे दिया गया, इट इज़ द हाइपोफाइसिस। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम दे दिया कि इट इज़ द हाइपोफाइसिस, जो लाइंग अंडर है, जो हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे पाया जा रहा है। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड का एक और नाम दिया जाता है कि इट इज़ द मास्टर ग्लैंड। अब इसे हम लोग मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहने का मेन कारण ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसा ग्लैंड है जो ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शंस को ये कंट्रोल करती हैं। और चूंकि इसके जो हार्मोन्स सिक्रीट हो रही हैं उस हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है कि वो किसी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शंस को रेगुलेट कर रही हैं, उसको कंट्रोल कर रही हैं, और इसीलिए इसका नाम दिया गया इट इज द मास्टर ग्लैंड। मींस पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये जो हमारा जो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारे बॉडी के अंदर कहाँ पाया जाता है? तो हमें मालूम हो गया कि हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे ब्रेन के बेस में, ब्रेन के ठीक नीचे पाई जाती हैं। अब कोई आपसे पूछे कि बॉडी के अंदर ब्रेन कहाँ पाया जाता है, तो हम सभी को मालूम है कि बॉडी के अंदर जो ब्रेन है वो ब्रेन हमारा स्कल के अंदर पाया जाता है। मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्कल के सबसे लोवेस्ट पार्ट में पाया जाता है। एक्चुअल में जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे नोज़ के बैक साइड में एक कैविटी होता है, एक बोनी कैविटी होता है जिसका नाम होता है सेल्ला टर्सिका। सेल्ला टर्सिका, ये आप नाम देख रहे होंगे, सेल्ला टर्सिका। तो एक सेल्ला टर्सिका क्या है कि एक स्पेस है जिस स्पेस के अंदर ये हाइपोफिशियल या हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती हैं। हम लोगों ने इसके बारे में क्या जाना एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड है जो कि हाइपोथैलेमस के नीचे पाया जाता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस और ये पीनियल ग्लैंड के बीच में पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाएगा? तो स्कल में पाया जाएगा, और स्कल के अंदर एक कैविटी, एक स्पेस होगी, जो स्पेस हमारे नोज़ के जस्ट बैक में होता है, नोज़ के बेस के जस्ट बैक में होता है, और उस कैविटी का नाम होता है इट इज़ द सेल्ला टर्सिका। और ये जो सेल्ला टर्सिका है इसके अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती हैं, तो वहाँ जो स्पेस है उस स्पेस का नाम है सेल्ला टर्सिका। जो स्पेस है वो कहाँ पाई जाएंगी? तो हाइपोफिशियल फोसा में। मीन्स जो स्कल के अंदर एक स्पेस है उस स्पेस का नाम दिया गया हाइपोफिशियल फोसा। इस हाइपोफिशियल फोसा के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे हाइपोथैलेमस के साथ अटैच्ड होता है, और जिस एक ये डंठल में, एक स्टॉक के थ्रू, एक स्टेम के थ्रू ये हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होता है। और ये जो स्टेम, जो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को अटैच कर रहा है स्टेम, उस स्टेम का जो नाम होता है दैट इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। हम इसको इनफंडिबुलम भी नाम दे सकते हैं, हम इसका नाम स्टेम भी दे सकते हैं, हम इसका नाम इनफंडिबुलम स्टॉक भी नाम दे सकते हैं। मीन्स इसके तीन नाम हो गया, पहला स्टेम, दूसरा स्टॉक, और तीसरा क्या होगा? इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम क्या हो गया कि इनफंडिबुलम एक ऐसा पॉइंट है जो हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट करता है। उस पोर्शन या उस एरिया को नाम देते हैं इट इज़ द इनफंडिबुलम। अब ये जो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम डिवाइड करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक का नाम होता है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरे का नाम होगा पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड आपको दो दिखाई दे रही होंगी। तो उसमें से एक ग्लैंड है, जो एक को हम लोग कहेंगे एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरा लोग कहेंगे इट इज़ द पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है और पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये तो हमें मालूम हो गया कि दोनों की दोनों जो ग्लैंड होंगी वो किससे कनेक्ट होंगी? तो हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होंगी। और किसके द्वारा कनेक्ट होंगी? तो इनफंडिबुलम के द्वारा या स्टॉक या स्टेम के द्वारा कनेक्ट होती हैं। अब ये जो कनेक्शन हो रहा है, जो जिसे हम लोग एंटेरियर लोब कहते हैं, ये जो एक एंटेरियर लोब हो गया, दूसरा क्या होगा? पोस्टेरियर लोब। जो एंटेरियर लोब है इसका एक और नाम होता है दैट इज कॉल्ड एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस, हमें मालूम हो गया कि हाइपोफाइसिस वर्ड है। हाइपोफाइसिस का मतलब क्या हो गया? पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसके साथ एक वर्ड यूज किया गया है एडिनो। तो एडिनोहाइपोफाइसिस मीन्स एंटेरियर लोब का दूसरा जो नाम हो गया दैट इज द एडिनोहाइपोफाइसिस। अब ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस है
और जो दूसरा नाम जो दूसरा पार्ट है उसका नाम होता है दैट इज़ द पोस्टेरियर ग्लैंड। और पोस्टेरियर ग्लैंड को हम लोग नाम देते हैं इट इज़ द न्यूरोहाइपोफाइसिस। मीन्स दो नाम हो गए, एक नाम हो गया एंटेरियर लोब दैट इज कॉल्ड एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरा हो गया पोस्टेरियर लोब दैट इज कॉल्ड द न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब प्रश्न ये है कि हम इसे एडिनोहाइपोफाइसिस से क्यों कहते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस करने का मेन पर्पस क्या होता है कि जो ये हमारा एंटेरियर लोब होता है वो हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है और वो जो बीच का जो कनेक्शन है वहाँ पर एक ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। आगे आएगा वो ब्लड वेसल्स कौन सा है, बस अभी इतना ही जान लेते हैं कि उसके अंदर एक ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और ये ब्लड वेसल्स जो होंगी वो हमारे एंटेरियर पिट्यूटरी लोब को और हाइपोथैलेमस को एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। मीन्स कि जो हाइपोथैलेमस का जो केमिकल सिक्रीट होगा, जो हार्मोन सिक्रीट होंगी वो जो हमारे एंटेरियर लोब के अंदर एंटर करेंगे तो किसके द्वारा एंटर करेंगे, तो बाय द ब्लड वेन। और उस ब्लड वेन का जो नाम होगा दैट इज कॉल्ड द हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। देखिए हाइपोथैलेमो का मतलब क्या हो गया, हाइपोथैलेमस से आ रहा है। हाइपोफिशियल मतलब क्या हो गया कि हम लोग अभी ऊपर पढ़ा हाइपोफिशियल किसको कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो वैसा ब्लड वेसल जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस दोनों को आपस में कनेक्ट कर रही हैं तो हम उस वेन का नाम देंगे हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। अब ये जो हमारी जो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है या पिट्यूटरी लोब है या जो हमारी जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, ये एडिनोहाइपोफाइसिस को फिर हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और इसका नाम है पार्स ट्यूबुलरिस, पार्स डिस्टलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। मीन्स क्या हुआ कि हम लोगों ने पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक का नाम दिया गया, हम लोगों ने क्या अभी तक स्टडी किया कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 पार्ट होते हैं, एक का नाम दिया गया एंटेरियर लोब और दूसरे का नाम दिया गया पोस्टेरियर लोब। जो एंटेरियर लोब है इसका एक और नाम है दैट इज द एडिनोहाइपोफाइसिस। अब ये एडिनोहाइपोफाइसिस का मतलब क्या है, हाइपोफाइसिस मतलब तो हम लोग जान गए कि हाइपोफाइसिस जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसी को हम लोग हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। अब यहाँ पे हाइपोफाइसिस के साथ एक वर्ड ऐड कर दिया गया दैट इज द एडिनो। जब हम एडिनो वर्ड यूज़ करते हैं तो एडिनो का एक्चुअल मीनिंग होता है रूट। मीन्स कि जो रूट ऑफ द ग्लैंड, मीन्स कि जो ये जो एंटेरियर लोब है इसको लोग रूट की तरह समझ रहे हैं, जो ग्लैंड का रूट है और इसलिए इसका नाम दिया गया इट इज़ द एडिनोहाइपोफाइसिस, जो कि हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है। और हाइपोथैलेमस के किसके द्वारा कनेक्टेड होगा, तो थ्रू इनफंडिबुलम, और उस इनफंडिबुलम के अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी, जो ब्लड वेसल्स हाइपोथैलेमस और एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को या एंटेरियर पिट्यूटरी लोब को आपस में कनेक्ट करती हैं। अब ये जो एंटेरियर पिट्यूटरी लैब है, ये एंटेरियर पिट्यूटरी लोब है, ये एंटेरियर पिट्यूटरी लोब के अंदर फिर 3 पार्ट्स होते हैं और उनका नाम है पार्स ट्यूबरलिस, पार्स डिस्टलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। देखिए वर्ड क्या है, पार्स ट्यूबरलिस, पार्स डिस्टलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। अब यहाँ पे वर्ड है पार्स ट्यूबरलिस। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पार्ट्स का क्या मतलब है। पार्ट्स एक्चुअली में जो पार्ट्स वर्ड है ये पार्ट्स से आया, PARTS से, उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया पार्ट्स। और ये नाम दिया गया, लिखा गया ट्यूबरलिस। मीन्स कि ट्यूबर का शेप, मैंने वैसा एंटेरियर लोब का वैसा पोर्शन जो ट्यूबर के शेप का है तो उसका नाम दिया गया इट इज़ द पार्स ट्यूबरलिस। शब्द यहाँ पे देख रहे होंगे कि एंटेरियर पोर्शन, ये जो पोर्शन है दिस पोर्शन इज कॉल्ड द एंटेरियर पिट्यूटरी लोब। दैट इज द, इसी एंटेरियर पिट्यूटरी लोब का जो पार्ट है वो पार्ट कौन सा है, तो दैट इज द पार्ट्स ट्यूबरलिस। ये पार्ट्स ट्यूबरलिस होगी। अब ये जो पार्ट्स ट्यूबरलिस है एक्चुअल में ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का जो 80% पार्ट होता है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो पार्ट्स ट्यूबरलिस के द्वारा कंट्रोल होता है या पार्ट्स ट्यूबरलिस का बना होता है।
दूसरा पार्ट है दैट इज़ द पार्स डिस्टलिस। नाम से क्लियर है कि जो डिस्टेंस पे, जो ज़्यादा दूरी पर जो पार्ट अवेलेबल है एंटेरियर लोब का, उस पार्ट को नाम देंगे इट इज़ द पार्स डिस्टलिस। अब डायग्राम में देखते हैं हम लोग कि पार्स डिस्टलिस क्या है। तो यह जो पार्ट जो पोर्शन ज़्यादा डिस्टेंस पे है उसका नाम दिया गया इट इज़ द पार्स डिस्टलिस। और तीसरा नाम है पार्स इंटरमीडिएट। जो पार्स इंटरमीडिएट है ये हमारी एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों के बीच में पाई जाती हैं और इसलिए इसका नाम दिया गया पार्स इंटरमीडिया। एक्चुअल में जो पार्स इंटरमीडिया है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत दूसरे एनिमल से डेवलप पाई जाती हैं, लेकिन ह्यूमन के अंदर ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं पाया जाता और बहुत प्रॉब्लम, आसानी से हम पार्स इंटरमीडिया को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है उनके अंदर मेन जो पार्ट है दैट इज द पार्स ट्यूबरलिस एंड पार्स डिस्टलिस। अब हम लोगों ने ये जान लिया कि हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन सिक्रीट होंगी वो हार्मोन हमारे एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आती हैं और किसके थ्रू आती हैं, तो एक ब्लड वेसल्स के थ्रू आती हैं, एक पोर्टल वेसल्स के थ्रू आएंगी जिसका नाम दिया गया हिपोथैलेमस हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे दैट इज द पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या पोस्टेरियर पिट्यूटरी लोब का दूसरा नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब एक्चुअल में जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी लोब है दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। एंटेरियर पिट्यूटरी लोब क्या था कि वो एक इंडिपेंडेंट लोब था जो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन जो पोस्टेरियर लोब है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट तो है बट इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। और ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी जो पोस्टेरियर लोब होंगी वो पोस्टेरियर लोब हमारे हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होती हैं और ये पोस्टेरियर लोब जो हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होंगी ये थ्रू द न्यूरॉन्स मींस नर्व्स के थ्रू। जैसे हमारे एंटेरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से कनेक्ट हो रही है किसके द्वारा, तो बाय द ब्लड वेसल्स के द्वारा, और जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी है वो हाइपोथैलेमस से कनेक्ट हो रही है किसके द्वारा हो रही हैं, तो बाय द नर्व्स के द्वारा, बाय न्यूरॉन्स के द्वारा। और चूंकि ये न्यूरॉन्स के द्वारा हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होती हैं इसीलिए इसका नाम दिया गया इट इज द न्यूरोहाइपोफाइसिस। आप समझ गए होंगे कि एंटेरियर पिट्यूटरी का एक नाम हो गया एडिनोहाइपोफाइसिस और पोस्टेरियर पिट्यूटरी का जो नाम हो गया दैट इज द एडिनोहाइपोफाइसिस। अब जो एंटेरियर पिट्यूटरी लोब है ये अपना हार्मोन्स या अपना केमिकल सिंथेसाइज करती हैं और उसे सिक्रीट करती हैं, लेकिन जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी लोब होंगी ये अपना हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करती। ये हाइपोथैलेमस के अंदर जो हार्मोन सिक्रीट होती हैं, ये हार्मोन सिंथेसाइज होती हैं, वो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आकर के स्टोर हो जाती हैं और एज पर द बॉडी रिक्वायरमेंट फिर पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड उसको ब्लड के अंदर रिलीज करता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने क्या स्टडी किया था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हम लोग कह रहे थे कि इट इज द मास्टर ग्लैंड जो हमारे बॉडी के डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है अपने हार्मोन्स के द्वारा। लेकिन अब हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं कि जो हाइपोथैलेमस है उस हाइपोथैलेमस की हार्मोन्स ब्लड वेसल्स के द्वारा एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में एंटर करती हैं और एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल करती हैं टू रिलीज टू सिंथेसाइज और सिक्रीट इट्स ओन हार्मोन। और दूसरा लोग क्या देख रहे हैं कि जो पोस्टेरियर लोब है पिट्यूटरी लोब है वहाँ से डायरेक्टली जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स है वही आकर स्टोर हो जा रही हैं और फिर वो यहाँ से रिलीज हो रही हैं। तो हम कहते हैं कि जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी है इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड कंट्रोल कर रहा है, तो दैट इज द हाइपोथैलेमस। की जो हाइपोथैलेमस है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं। इसका मतलब हुआ कि एक्चुअल में जो मास्टर ग्लैंड है दैट इज द हाइपोथैलेमस नॉट पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम लोग आते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो एंटेरियर लोब है इस एंटेरियर लोब के द्वारा कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं और वो हार्मोन का क्या क्या फंक्शन है। ज़्यादा डिटेल हम नहीं जानेंगे, सिर्फ हम लोग नाम जानेंगे कि वो हार्मोन कौन कौन से हैं। अब देखिए अब क्या नाम है कि एंटेरियर लोब है जो जिसे हम लोग एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। इसके द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट होती हैं उसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। देखिए कौन कौन सा हो गया है, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन एंड द प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब ये 5 हार्मोन हैं, जो 5 हार्मोन हमारे इस एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के द्वारा या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिंथेसाइज होती हैं और सिक्रीट होती हैं, और सिक्रीट होकर बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। अब जैसे नाम से क्लियर है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब क्या हुआ कि फॉलिकल कहाँ पाई जाती हैं, ओवरी में पाई जाती हैं। तो ओवरी के अंदर का जो फंक्शंस हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होंगी, तो बाय द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक इसी तरह से एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, तो हमारी बॉडी के अंदर एड्रिनल ग्लैंड होंगी, वो एड्रिनल ग्लैंड किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं, तो बाय दिस ACTH। ठीक इसी तरह से ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, वो हमारी बॉडी के सेक्स ऑर्गन को कंट्रोल करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो ये थायराइड के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होगा। ग्रोथ हार्मोन है, ये हमारे बॉडी के लेंथ को बढ़ा रहा है, हमारे बॉडी के हाइट को बढ़ा रहता है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन है, जो मिल्क के सिक्रीशन को हेल्प करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, जो वर्ड है ट्रॉपिक, कहीं कहीं किसी किसी बुक के अंदर आपको लिखा मिलेगा कि इट इज़ द ट्रॉपिक हार्मोन, और किसी किसी बुक में लिखा होगा इट इज़ द ट्रॉफिक हार्मोन। जनरली ये समझा जाता है कि दोनों वर्ड सिमिलर हैं, लेकिन दोनों का वर्ड का जो मीनिंग होगा वो मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंस होगा। जो पिट्यूटरी ग्लैंड का वैसा हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है और किसी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, तब हम उस हार्मोन का नाम देते हैं इट इज़ द ट्रॉपिक हार्मोन, TROPIC, ट्रॉपिक हार्मोन। मीन्स कि वैसा हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है और सिक्रीट होकर किसी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, तब हम उस हार्मोन का नाम देंगे इट इज़ द ट्रॉपिक हार्मोन। जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो हम इसका नाम दे सकते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग ट्रॉपिक हार्मोन। ठीक इस तरह से हो गया एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जहां वर्ड है ट्रॉफिक, TROPHIC, ट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ कि हमारे ये हार्मोन जो होंगे वो किसी एंडोक्राइन ग्लैंड को नहीं कंट्रोल करेंगी, ये कंट्रोल करेंगी फंक्शंस ऑफ द टिश्यूज और द सेल्स की। जो टिश्यूज हैं और सेल्स हैं उनके फंक्शंस को जब कंट्रोल करती हैं, तब उसे हम नाम देते हैं इट इज़ द ट्रॉफिक हार्मोन। जैसे ग्रोथ हार्मोन है, तो ये ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी के सेल्स के मल्टीप्लिकेशन को इंक्रीज करेगा ताकि हमारी बॉडी का लेंथ इंक्रीज हो, तो इससे कहेंगे इट इज़ द ट्रॉफिक हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये हमारे बॉडी के अंदर मिल्क के सिक्रीशन, जो लैक्टेटिंग मदर है, जो मदर अपने बेबी को मिल्क फीड करती हैं, उनके अंदर जो मिल्क का सिक्रीशन होता है उसके सिक्रीशन को इंक्रीज करता है, तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे इट इज़ द प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स है ग्लैंड है, उसके द्वारा बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होती हैं, और वो हार्मोन को 2 ग्रुप में डिवाइड किया। एक का नाम दिया गया ट्रॉपिक हार्मोन और दूसरे का नाम दिया गया ट्रॉफिक हार्मोन। मैं समझ रहा हूँ कि इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रॉपिक हार्मोन किसे कहेंगे और ट्रॉफिक हार्मोन किसे कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में। ग्रोथ हार्मोन क्या है, तो ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम दिया गया सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। जो सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन है, इसका सोमैटोट्रोपिन भी नाम देते हैं, और ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म वगैरह करता है, बॉडी के ग्रोथ को इंक्रीज करता है। अब यदि मालिक हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशंस कम हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर एक डिजीज डेवलप हो जाएंगी, और उसको कहेंगे ड्वार्फिज्म एंड एक्रोमैक्रिया। मीन्स यदि हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशंस कम हो रही हैं, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी जो होंगी वो अंदर जो डिजीज होगा उसका नाम है ड्वार्फिज्म और एक्रोमैक्रिया। अब ड्वार्फिज्म एक्रोमैक्रिया क्या होता है हम लोग आगे जानेंगे, अभी सिर्फ इतना ही जान लें कि 2 डिजीज होता है। दूसरा भी कहा जा रहा है कि जो ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में सिक्रीट हो गई, तो उस कंडीशन में जो डिजीज होगी उसका नाम दिया जाएगा गिगनेटिज्म एंड एक्रोमैगली, गिगनेटिज्म एंड एक्रोमैगली। अब जो ये पोस्टीरियर हार्मोन है, ये पोस्टीरियर हार्मोन सिक्रीट होती हैं, जो पोस्टीरियर लोब है, पोस्टीरियर लोब जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं उसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायरेटिक हार्मोन। और ये ऑक्सीटोसिन और एंटी
डायरेटिक हार्मोन होता है वो किडनी के फंक्शंस को कंट्रोल करेगा, जो ऑक्सीटोसिन होंगी वो हमारे सेक्स ऑर्गन्स के फंक्शन को कंट्रोल करती हैं। तो हम लोगों ने ये जान लिया कि एंटेरियर लोब का कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं और पोस्टेरियर लोब कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं और उनका क्या क्या फंक्शंस है। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो डिसऑर्डर्स हैं, तो डिसऑर्डर्स उन्होंने क्या जाना कि पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म हो गई, गिग्नेटिज्म हो गई, एक्रोमेगली हो गई, डायबिटीज इंसिपिडस हो गई और ब्लड प्रेशर हो गई। मीन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर यदि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रही है उनके फंक्शनिंग में, तो उस कंडीशन में ये 4-5 तरह की डिजीज हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो सकती हैं। सबसे पहले ड्वार्फिज्म, कि ड्वार्फिज्म क्या है। ड्वार्फिज्म का मतलब क्या होगा, नाम से क्लियर है कि जब किसी पर्सन का हाइट इंक्रीज नहीं हो रहा हो तो उसे कहेंगे इट इज़ द ड्वार्फिज्म। जैसे अब देखिए कि यदि वो लो अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होगा तो पर्सन का हाइट छोटा हो जाएगा, राइट है होगा तो नॉर्मल होगा, और जब ज़्यादा अमाउंट होगा तो ग्रोथ जो होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसे लोग कहेंगे यदि ग्रोथ ज़्यादा हो गया तो उसे नाम देंगे इट इज़ द गिग्नेटिज्म। अब एक वर्ड है यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस। अब देखो डायबिटीज इंसिपिडस का मतलब क्या हो गया कि डायबिटीज का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए डायबिटीज। डायबिटीज का मतलब होता है एक्सेस सिक्रीशन ऑफ द यूरिन। अब ये जो डायबिटीज है वो 2 तरह की होती हैं, एक का नाम है डायबिटीज इंसिपिडस और दूसरा नाम होता है डायबिटीज मेलिटस। जो डायबिटीज इंसिपिडस है और डायबिटीज मेलिटस है, दोनों के अंदर ये है कि डायबिटीज का मतलब क्या होगा कि यूरिन एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, दैट इज कॉल्ड द डायबिटीज। लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस में क्या फ़र्क है। जो डायबिटीज मेलिटस होता है वो होता है क्योंकि हमारे जब यूरिन के अंदर शुगर का एक्सक्रीशन बढ़ने लग जाए, शुगर एक्सक्रीट होने हो जाए यूरिन के थ्रू, तो उसे कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। और वो जो डिजीज है दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन, की इंसुलिन या पैंक्रियाज की प्रॉब्लम है, इंसुलिन की प्रॉब्लम है, और उससे जो डायबिटीज डेवलप हो रही है उसका नाम देंगे हम लोग डायबिटीज मेलिटस। लेकिन जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसके द्वारा जो डायबिटीज प्रोड्यूस किया जाएगा दैट इज कॉल्ड द डायबिटीज इंसिपिडस। अब ये जो डायबिटीज इंसिपिडस क्यों हो रहा है, अभी ऊपर हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि जो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड एडीएच को सिक्रीट करती हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन। जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी लोब है, वो पोस्टेरियर पिट्यूटरी लोब एक हार्मोन सिक्रीट कर रहा होता है जिसका नाम होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, एनटीडीएच। एंटी डायरेटिक हार्मोन का फंक्शन क्या होता है कि ये हार्मोन क्या होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होगा, ब्लड में एंटर करेगा और ब्लड के थ्रू सीधा किडनी तक पहुंच जाएगा और किडनी में जाकर वो एंटी डायरेटिक मतलब जो वाटर होगा उसके वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा, और इसके इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो यूरिन का फॉर्मेशन होगा वो यूरिन का फॉर्मेशन कम हो जाएगा। मीन्स यूरिन का जो फॉर्मेशन हो जाएगा वो कम हो जाएगा, यूरिन का एक्सक्रीशन कम हो जाएगा। लेकिन यदि किसी कारण से यदि एंटी डायरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारी जो किडनी होगी वो किडनी यूरिन को वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, और जब वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेंगी तो वहाँ से वाटर एक्सक्रीट होगा। मीन्स जो यूरिन का वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और यूरिनेशन ज़्यादा हो जाएगी, और इस तरह की डिजीज होगी उस हम लोग नाम देंगे इट इज़ द डायबिटीज इंसिपिडस। तो इस तरह से हम लोगों ने आज ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती हैं। अगले क्लास में किसी और एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो।